क्या हमारे चुनावों में सचमुच धांधली हो सकती है? हाल ही में कुछ ऐसे संगीन आरोप लगे हैं जिन्होंने इस सवाल को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए, आज हम इन्हीं दावों की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि इन पर क्या जवाब आए और सबसे जरूरी, हमारे लोकतंत्र के लिए इसके क्या मायने हैं। तो ये सारा विवाद शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ राहुल गांधी के इस एक बयान से। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, पूरा सिस्टम उड़ा दिया गया है, चोरी हो रही है। बस इस एक लाइन ने पूरे देश में एक सियासी तूफान ला दिया। 1,250,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसे दावे का सेंटर पॉइंट है जो आपको चौंका देगा। और सुनिए, ये नंबर पूरे देश का नहीं है। ये नंबर है बेंगलुरु के सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा में कथित फर्जी वोटों का। सोचकर देखिए, एक ही इलाके में 1 लाख से ज्यादा वोटों पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो चलिए, इस पूरे मामले को आसानी से समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये एटम बम आरोप आखिर है क्या। फिर बात करेंगे कि ये धोखाधड़ी हुई तो हुई कैसे। इसके बाद ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या आया, ये भी जानेंगे। फिर देखेंगे कि ये विवाद इतना बढ़ क्यों रहा है, और आखिर में बात करेंगे विश्वास के इस संकट पर। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, एटम बम आरोप। चलिए सीधे उस दावे पर चलते हैं जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया। महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में टोटल वोटर्स हैं लगभग 6.5 लाख, और आरोप ये है कि इनमें से 1 लाख से ज्यादा वोट फर्जी हैं। अब इस नंबर को आसानी से समझने के लिए सोचिए, ये इतने वोट हैं कि पूरी बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का नतीजा पलट सकते थे। वहां जीत का अंतर यानी मार्जिन सिर्फ 33,000 वोटों का था। 1 लाख फर्जी वोट और जीत का अंतर सिर्फ 33,000। अंदाजा लगाइए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी धांधली, जैसा कि आरोप है, कि कैसे की गई। चलिए अगले हिस्से में उन तरीकों को समझते हैं जिनका जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया था। इन आरोपों को 5 हिस्सों में बांटा गया है। सुनिए, बड़े दिलचस्प हैं। पहला, लगभग 12,000 डुप्लीकेट वोटर्स, यानी एक ही इंसान का नाम अलग अलग पोलिंग बूथ पर। दूसरा, 4,000 से ज्यादा फर्जी पते। मिसाल के तौर पर एड्रेस लिखा है मकान नंबर 0। अब ये कैसा एड्रेस हुआ? तीसरा, 10,000 से ज्यादा बल्क वोटर्स। एक केस तो ऐसा था कि एक कमरे के घर में 80 वोटर्स रजिस्टर्ड थे। चौथा, 4,000 से ज्यादा ऐसी तस्वीरें जो या तो गायब हैं या पहचानी नहीं जा सकती। और पांचवां, जो सबसे बड़ा है, 33,000 से ज्यादा फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल। ये नए वोटर्स के लिए होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों ने किया। सोचने वाली बात है। अच्छा, इतने संगीन आरोपों के बाद इलेक्शन कमीशन, जो इस विवाद के अहम केंद्र में है, उनका क्या कहना था? चलिए देखते हैं उनका ऑफिशियल रिस्पॉन्स। और यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ कांग्रेस ने वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों के पॉइंट बाय पॉइंट सबूत पेश करने का दावा किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जवाब में उन दावों पर बात नहीं की, बल्कि उन्होंने आरोप लगाने वालों से ही कहा कि पहले आप शपथ पत्र यानी लीगली बाइंडिंग एफिडेविट साइन करके दो। यानी कि सबूतों को झुटलाने के बजाय सारी कानूनी जिम्मेदारी वापस आरोप लगाने वालों पर ही डाल दी गई। और जब पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज मांगी गई, जो कि एक बहुत बड़ा सबूत हो सकती थी, तो इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा तर्क दिया जिस पर काफी बहस हुई। उन्होंने कहा, क्या इलेक्शन कमीशन को महिला वोटर्स समेत सभी वोटर्स के सीसीटीवी वीडियो शेयर करने चाहिए? ये तो महिलाओं के वीडियो लीक करने जैसा होगा। अब इस तर्क ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। अब देखिए, ये मामला सिर्फ बैंगलोर के एक दावे तक सीमित नहीं है। ये विवाद इससे कई ज्यादा बड़ा और पेचीदा है। इसमें इलेक्शन कमीशन को लेकर पैदा हुई चिंताएं भी शामिल हैं, और साथ ही आरोप लगाने वालों पर उठाए गए सवाल भी। इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर पहले से ही कुछ सवाल उठ रहे थे। जैसे 2023 में एक नया कानून आया जिसने उनके अपॉइंटमेंट प्रक्रिया से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया। फिर एक नया नियम आया कि चुनाव के सिर्फ 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा वीवीपैट, वो पेपर स्लिप्स जो आपके वोट को कंफर्म करती हैं, उनकी 100% गिनती करने से लगातार मना करना। ये सारी बातें मिलकर इस नए विवाद को और भी संगीन बना देती हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आरोप लगाने वालों पर भी कुछ बड़े सवाल उठाए गए। पहला सवाल, अगर इतनी गड़बड़ियां थीं तो उन्हें चुनाव से पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? और दूसरा, और शायद सबसे बड़ा सवाल, कर्नाटक में ये सब तब हुआ जब राज्य में कांग्रेस की ही सरकार थी। ये सवाल भी इस पूरी कहानी का एक जरूरी हिस्सा हैं। और ये सब कुछ हमें इस पूरे डिस्कशन के सबसे अहम हिस्से पर ले आता है,
ये मुद्दा अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का नहीं रह गया है, ये हमारी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में विश्वास के एक बहुत बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहा है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि वोटर लिस्ट की इंटेग्रिटी पर सवाल सिर्फ एक पार्टी नहीं उठा रही है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों के नेता भी अलग अलग राज्यों में वोटर लिस्ट फ्रॉड के ऐसे ही संगीन आरोप लगा चुके हैं। इससे साफ है कि ये विश्वास की समस्या किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की है। आखिर ये इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची होती क्या है? ये उन सभी लोगों की ऑफिशियल लिस्ट है जिन्हें वोट देने का अधिकार है। आप इसे किसी भी लोकतंत्र की नींव, उसका फाउंडेशन मान सकते हैं। और सोचिए, अगर ये नींव ही कमजोर हो या इसमें ही दरारें आ जाएं, तो उस पर खड़ी लोकतंत्र की पूरी इमारत का क्या होगा? और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर ही सवाल खड़ा हो जाए, तो सच्चाई को वेरीफाई कौन करेगा? सच का पता आखिर कैसे चलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।